जीनियस एजुकेशनल ग्रुप यूट्यूब चैनल पर आप सभी छात्र छात्राओं का बेहद स्वागत है। देखो, इससे पहले के वीडियो में हम अध्याय 1 के बारे में संसाधन और विकास के बारे में चर्चा कर चुके हैं। अब इसी का लेक्चर नंबर 2 संसाधन और विकास, जिस पर हम चर्चा करेंगे भू संसाधन के बारे में। इससे पहले लेक्चर फर्स्ट में हमने बात की थी जो संसाधन होते हैं हमारे पर्यावरण में, जो भी वस्तुएं हैं, उपलब्ध वस्तुएं हैं, प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है उसे हम संसाधन कहते हैं। एवं जो संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य हो वो भी संसाधन कहलाती है। तथा वर्गीकरण के आधार पर हमने बात की थी संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, एक उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा था समाप्यता के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, जैव संसाधन, अजैव संसाधन। और समाप्यता के आधार पर भी 2 प्रकार के संसाधन होते हैं, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय। इन सभी पर हम पहले बात कर चुके हैं। अब जो आगे का लेक्चर नंबर 2 है इसी चैप्टर का, तो आज हम बात करेंगे भू संसाधन के बारे में। भू संसाधन क्या होता है तथा इसके बारे में हम बात करेंगे, इसका कहाँ कहाँ प्रयोग होता है, भूमि का हम कहाँ उपयोग करते हैं तथा इनके क्या क्या कार्य होते हैं। इन सभी को देखते हुए हम चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। तो हम बात करने जा रहे हैं भू संसाधन के बारे में, यानी अर्थ रिसोर्सेज के बारे में। तो आप सभी छात्र छात्राओं से निवेदन करते हैं कि वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जीनियस यूट्यूब चैनल एजुकेशनल ग्रुप बरनाहल मैनपुरी की तरफ से। तथा अब हम बात करें भू संसाधन की, अर्थ रिसोर्सेज के बारे में। तो हम भूमि पर रहते हैं और आर्थिक रूप से इसका प्रयोग करते हैं। सभी को मालूम है हम कहाँ रहते हैं, भूमि पर, और आर्थिक रूप से इसका प्रयोग करते हैं। इसलिए भूमि एक महत्वपूर्ण एवं प्राकृतिक संसाधन है। जैसे भूमि पर देखा जाए पेड़ पौधे, मानव जीवन, वन्य जीव एवं भोजन, परिवहन, कृषि, यह सब क्रियाएं कहाँ होती हैं, पृथ्वी पर। पेड़ पौधे हों, चाहे मानव का जीवन हो, चाहे जल की पूर्ति हो एवं परिवहन की व्यवस्था हो, खेती हो, ये सभी कार्य हमारी भूमि पर किए जाते हैं। तो आज हम इन्हीं संसाधनों के बारे में चर्चा करेंगे। धीरे धीरे इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। भूमि का उपयोग यानी भू उपयोग के बारे में हम बात करें तो भूमि का उपयोग वन, बंजर, गैर कृषि भूमि, जिसमें सड़कें एवं इमारतें आ जाती हैं, अन्य संसाधन, तथा स्थायी चारागाह, उपवन, इन सभी पर भी हम चर्चा करेंगे। तो देखो, इससे पहले हम बात करें बंजर भूमि। देखो, पहले वन क्या होते हैं, यानी जो भी हमारी प्राकृतिक संपदा के रूप में पृथ्वी पर उपस्थित पेड़ पौधे हैं और कुछ क्षेत्र हैं जिन्हें आरक्षित कर दिया गया है मानव ने तथा हमारी सरकार ने, उसे हम वन कहते हैं। एवं बंजर भूमि की बात करें जिस पर खेती न हो, वो बंजर भूमि कहलाएगी। और गैर कृषि भूमि जहाँ खेती नहीं की जा सकती, जिस पर सड़कें बनी हैं, इमारतें बनी हैं, या लोगों के रहने के स्थान, बाजार हैं, खेल के मैदान हैं, तो उसे हम गैर कृषि, जहाँ कृषि कार्य नहीं किए जा सकते। स्थायी चारागाह का, जहाँ जानवरों के चरने के लिए स्थायी भूमि रखी जाए, उसे हम स्थायी चारागाह कहेंगे। उपवन यानी संरक्षित करके बाग बगीचे, पार्क आदि बना दिए जाएं, ऐसी भूमि को हम उपवन के रूप में बात करेंगे। अब बात करते हैं कृषि योग्य बंजर भूमि की। कृषि योग्य बंजर भूमि हम किसे कहते हैं? तो कृषि योग्य बंजर भूमि हम उसे कहते हैं जिस भूमि पर 5 वर्षों से खेती न हुई हो। यानी कृषि योग्य बंजर भूमि वो है जिस पर खेती की जा सकती है, पहले कभी हुई होगी, लेकिन 5 वर्षों से वो भूमि खाली पड़ी है, उस पर किसी भी प्रकार की खेती नहीं की गई, तो उसे हम कृषि योग्य बंजर भूमि कहेंगे। और बात करें वर्तमान परती भूमि की। वर्तमान समय में जो परती यानी खाली भूमि है, परती है, पहले खेती हुई थी लेकिन अभी
कुछ कारणों से उस पर खेती नहीं की जा सकी तो उसे हम कहेंगे पर वर्तमान प्रतिभूमि को जिस पर 1 वर्ष से कोई खेती नहीं की गई है। और पुरातन प्रतिभूमि यानी 1 से 5 साल तक उस भूमि पर बिल्कुल खेती नहीं हुई है। पुरातन प्रतिभूमि जिस भूमि पर 1 से 5 साल तक कोई खेती नहीं हुई है, पहले कभी खेती हुई होगी लेकिन 5 सालों से कोई खेती नहीं हुई है, वैसी भूमि को हम पुरातन प्रतिभूमि कहते हैं। अब बात कहते हैं शुद्ध निवल बोया क्षेत्र किसे कहेंगे, यानी शुद्ध निवल बोया हुआ क्षेत्र। तो 1 वर्ष में 1 साल के अंदर जो भी भूमि है जिस पर 1 से अधिक फसलें बोई जाती हैं, बोई गई हों, उसे हम शुद्ध निवल बोया हुआ क्षेत्र कहते हैं। इस प्रकार भूमि के उपयोग होते हैं, यानी खेती में हम करते हैं, सड़कों में करते हैं, वनों के रूप में, उपवन के रूप में तथा शुद्ध निवल बोए क्षेत्र के उत्पाद के रूप में हम खेती का उपयोग करते हैं। अब हम बात करें भू निम्नीकरण की। पृथ्वी पर जो खेती हो रही है उसका निम्नीकरण किस प्रकार हो रहा है, तो हम बात करें भूमि एक ऐसा संसाधन है जिसका उपयोग हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं। भूमि ऐसा संसाधन है जिसका उपयोग हमारे पूर्वज बहुत समय पहले से करते आ रहे हैं और आगे जिसका उपयोग हमारे और आगे आने वाली पीढ़ी भी इसका उपयोग करती रहेगी, यानी पूर्वज भी करते आ रहे हैं और हमारी आगे आने वाली पीढ़ियां भी इसका उपयोग करती रहेंगी। तो इसी को हम भू निम्नीकरण कहते हैं। यानी भू निम्नीकरण का अर्थ है भूमि के उपजाऊपन में कमी आ जाना। भूमि निम्नीकरण का सीधा अर्थ समझे अपनी भाषा में तो भूमि के उपजाऊपन में कमी आ जाना कहें, यानी खेती होते होते कुछ समय खेती हुई उसके बाद उसमें कुछ पोषक तत्व होते हैं उनकी कमी आ जाती है तो उसे हम भू निम्नीकरण कहते हैं। अब इसके कारण क्या होते हैं, भू निम्नीकरण के कारण क्या क्या होते हैं, तो हम बात करें भू निम्नीकरण के कारण में तो वनों की कटाई। अब यहाँ भू निम्नीकरण के कारण में बात करें तो वनों की कटाई आ जाएगी के कारण, यानी वनों की कटाई से भी हमारी पृथ्वी पर भू निम्नीकरण हो रहा है, वनों की कटाई। तथा दूसरी बात करें हम तो दूसरा इसमें आ जाएगा, उदाहरण के लिए हम बात करें तो अति पशुचारण। अति पशुचारण यानी ज़्यादा पशुओं का चराना। किसी भी ज़मीन पर बंजर पड़ी है या उस पर खेती नहीं हुई तो सीमा से अधिक बार पशु उस पर चरे तो उसकी चराई की गई, अति पशुचारण हुआ। जो उसकी ऊपरी परत है वो वर्षा के कारण बह गई, यानी वहाँ मिट्टी निकल आई और बारिश हुई तो वो ऊपरी परत बह करके नदियों में चली गई या दूसरी जगह चली गई जो उपजाऊ भूमि थी, तो अति पशुचारण भी नहीं कराना चाहिए। ये भी एक भू निम्नीकरण का ही उदाहरण है, इससे हमारी भूमि में उपजाऊपन की कमी आती है। तथा अब बात करें खनन, तीसरी बात आती है खनन की। अब खनन से किस प्रकार भूमि का निम्नीकरण हो रहा है, तो खनन का मतलब मिट्टी की जो ऊपरी परत की खुदाई, जैसे ईंट निर्माण, जो भट्टे मालिक होते हैं वो ईंटों का निर्माण करते हैं तो ऊपरी परत की खुदाई कर लेते हैं जिसमें पोषक तत्व होते हैं, तो इसलिए खनन हमें नहीं करवाना चाहिए भूमि का। यदि कृषि योग्य भूमि है तो उस पर खनन नहीं होना चाहिए, जिससे हमारी भूमि की उर्वरा शक्ति बनी रहे और उस पर खेती की जा सके। तथा अगली बात आती है तो अति सिंचाई। चौथी बात आती है तो ज़्यादा सिंचाई, अति सिंचाई की बात करें, यानी ज़्यादा पानी लगाना खेती में भी भू निम्नीकरण का उदाहरण होता है। ज़्यादा पानी खेती में रहेगा तो जिससे हमारी जो ऊपरी परत है उसमें कुछ पोषक तत्वों की कमी होगी, कमी होने के साथ साथ उस पर कृषि कार्य अच्छी तरह से नहीं होंगे, तो इसलिए हमें भूमि की ज़्यादा सिंचाई भी नहीं करनी चाहिए। ये भी भू निम्नीकरण का ही एक उदाहरण है। और भी चीज़ें आ जाएंगी जैसे औद्योगिक धूल, उद्योग कारखानों से निकली हुई धूल को भी हम कृषि में नहीं ला सकते। जो खेती में आएगी तो उसमें कुछ
विषैली गैसें होती हैं जो हमारी भूमि को के उपजाऊपन को ख़त्म कर देती हैं, इसलिए भू निम्नीकरण होता है। तो ये कई कारण थे भू निम्नीकरण के। अब हम बात करें इनके रोकने के क्या क्या उपाय हैं। भू निम्नीकरण को हम किस प्रकार रोक सकते हैं। तो भू निम्नीकरण को रोकने के उपाय, इसके उपाय भी हमें करने चाहिए। बात करें तो इसके क्या क्या उपाय होते हैं। तो देखो, भू निम्नीकरण को रोकने के लिए हमें या हमारी सरकार को, और सरकार कार्य कर भी रही है तथा हम लोगों को भी दायित्व बनते हैं, कुछ कार्य हमें भी करने चाहिए। जैसे क्या करना चाहिए, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पेड़ पौधे लगाने चाहिए। यानी जब पेड़ पौधे ज़्यादा होंगे तो भू निम्नीकरण नहीं होगा। पेड़ पौधे हमें क्या करना चाहिए, ज़्यादा लगाने चाहिए, क्योंकि इससे वर्षा सही होगी और जो पेड़ पौधे होंगे वो भूमि की मिट्टी के कटाव को रोकते हैं, इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाना चाहिए। और दूसरी बात आ जाती है, तो दूसरे कारण में हम कह सकते हैं अति सिंचाई न करें, यानी सिंचाई सीमित मात्रा में करनी चाहिए, अति सिंचाई नहीं करनी चाहिए। तो ये भी भूमि के निम्नीकरण को रोक सकते हैं, इस प्रकार से नहीं करना चाहिए। और उपाय में क्या हो जाएगा, जैसे तीसरा उपाय कहें तो हम अति पशुचारण नहीं करना चाहिए, यानी ज़्यादा पशुओं को भूमि पर नहीं चराना चाहिए। जैसे घास उगाई है तो सीमित मात्रा में चराने के बाद फिर उससे पशुओं को निकाल लेना चाहिए। अति पशुचारण से भी हमारी भूमि का उपजाऊपन कहीं न कहीं कम होता है। तो हमें ज़्यादा पशुओं को हमें भूमि पर नहीं चराना चाहिए। तीसरे कारण की बात करें तो इसमें क्या क्या आ जाएगा। तीसरा कारण देखो आ जाएगा प्रदूषित जल न फेंकना, यानी पृथ्वी पर हमें जो भी प्रदूषित जल है उसे नहीं फेंकना चाहिए। और तथा कारखानों से निकले जल को भी पृथ्वी की ऊपरी परत पर न बहाना चाहिए। तो ये थे भू निम्नीकरण को रोकने के उपाय, कारण थे और ये उपाय, ये हमें उपाय करने चाहिए। यदि पेपर में आता है भू निम्नीकरण को रोकने के क्या क्या उपाय होंगे, तो हमें यही लिखना है, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए, अति सिंचाई नहीं करनी चाहिए, एवं अति पशुचारण नहीं करना चाहिए, प्रदूषित जल को न फेंकना चाहिए, औद्योगिक कारखानों से निकलने वाले रसायनों को हमें परत पर नहीं, पृथ्वी की ऊपरी परत पर नहीं फेंकना चाहिए। तो ये उपाय हो जाएंगे। अब बात करें हम मृदा संरक्षण की। मृदा संरक्षण यानी मिट्टी का संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं, तो इसके भी कई कारण हो सकते हैं। मृदा संरक्षण को रोकने के क्या क्या उपाय हैं, तो हम बात करें मृदा संरक्षण को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए। हमारी पृथ्वी पर जो मिट्टी है, मृदा है, एक महत्वपूर्ण संसाधन है। इसके संरक्षण के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो जो महत्वपूर्ण संसाधन है मिट्टी, हमारी पृथ्वी पर लगभग लाखों वर्षों के बाद इसका जो निर्माण हुआ है, तो हमें इसका संरक्षण भी करना बहुत ही आवश्यक है। मिट्टी जो भी होती है इसका हमें सही ढंग से संरक्षण करना चाहिए एवं कई उपायों को देखना चाहिए तथा किस प्रकार से इसका हम संरक्षण करें, और भारत सरकार को भी इसके कुछ कार्य करने चाहिए। तो अब हम बात करते हैं मृदा के संरक्षण की, मृदा संसाधन और उसके संरक्षण। मृदा संसाधन के बारे में अब मृदा संसाधन की हम बात करें तो मृदा एक महत्वपूर्ण संसाधन है। मिट्टी एक महत्वपूर्ण संसाधन है जिसका निर्माण लाखों वर्षों के बाद हुआ है, जिसका निर्माण कई वर्षों के बाद हुआ है, लाखों वर्षें लगी इसे बनने में। तो जो इसके प्रमुख कारक हैं क्या क्या हैं, भू आकृति यानी पृथ्वी की आकृतियाँ कहें, तथा जलवायु, शैल, चट्टानें, तापमान में कमी एवं पवन, हवा। तो
ये प्रमुख इसके कारक रहे, मिट्टी को बनने के कारक रहे। तथा मिट्टी के प्रकार जब हम बात करें तो भारत में यदि गहराई से पढ़ें तो मुख्य रूप से भारत की 8 प्रकार की मिट्टियाँ बटी हुई हैं, मुख्य रूप से 8 प्रकार हैं। तथा वहीं गौड़ देख लिया जाए छोटे रूपों में 32 प्रकार से बटी हुई है यही मिट्टियाँ। तो हम बात करें मृदा के प्रकारों की, तो मिट्टी के प्रकार में जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लैटेराइट और पीली मृदा बात आती है। मृदा के प्रकार, मृदा के प्रकार में काली मृदा, लैटेराइट मृदा, जलोढ़ मृदा और पीली मृदा, यानी काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी तथा पीली मिट्टी, ये प्रमुख मिट्टियाँ हैं। एवं मरुस्थलीय मिट्टी आ जाती है, रेती मिट्टी आ जाती हैं, जो मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं, उन्हें हम मरुस्थलीय मृदा कहते हैं। तो मुख्य रूप से मिट्टी के प्रमुख प्रकार होते हैं। वैसे देखा जाए तो कई प्रकारों में लगभग छोटे 32 प्रकार हैं। तो यहाँ हम बात करें जलोढ़ मृदा की, जलोढ़ मिट्टी की। जलोढ़ मिट्टी क्या होती है? तो देखा जाए जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मिट्टी की यदि बात करें हम तो हमारे भारत में सबसे ज़्यादा इसी मिट्टी का विस्तार है। किस मिट्टी का? जलोढ़ मृदा का। और ये विस्तृत रूप में फैली हुई है, पूरे भारत में सबसे ज़्यादा इसी का विस्तार है, ये विस्तृत रूप में फैली हुई है। और वहीं देख लिया जाए जो जलोढ़ मृदा है, इससे भारत का पूरा उत्तरी मैदान है, उत्तर का विशाल मैदान कहें या उत्तरी मैदान कहें, वो पूरा जलोढ़ मिट्टी के निर्माण से ही बना है, जलोढ़ मिट्टी से ही बना है। इस मिट्टी के क्षेत्र को गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का विशाल मैदान कहते हैं, क्योंकि ये नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी है। ये भी 2 प्रकार की होती है, नवीन जलोढ़ को खादर कहते हैं तथा प्राचीन जलोढ़ को बांगर के नाम से जानते हैं। और ये नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के माध्यम से। तो इसलिए जो उत्तर का विशाल मैदान है, सिंधु ब्रह्मपुत्र गंगा के मैदान में जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। और इस मिट्टी में आयु के आधार पर इसकी पहचान की जाती है। तथा पुरानी जो बांगर मिट्टी है वो कंकरों से निर्मित है, नई जो खादर मिट्टी है वो उपजाऊपन है और नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनी हुई है। अब बात करें काली मिट्टी, तो काली मिट्टी की बात आ रही है तो काली मृदा यानी इसका रंग काला होता है, इसलिए इसे काली मृदा के नाम से जाना जाता है। जो इसमें कपास की फसल सबसे ज़्यादा उगाई जा सकती है, इसे इसलिए काली कपासी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। तथा तीसरी बात करें, ये दक्कन के पठार के क्षेत्र में पाई जाती है। भारत के दक्षिणी क्षेत्र में जैसे महाराष्ट्र है, गुजरात है, इन क्षेत्रों में ये काली मिट्टी का विस्तार मिलता है। तथा इसमें सबसे ज़्यादा कपास की फसल अच्छी बोई जाती है। काली मिट्टी में फास्फोरस की कमी होती है। एवं यहीं बात करें तो लावा से बनी हुई है काली मिट्टी भी, चट्टानों के टूटने से जो लावा निकलता है ज्वालामुखी से, उसी से निर्मित है। तथा ये मिट्टी गीली करने पर चिपचिपी हो जाती है, यानी गीली करने पर ज़्यादा चिपचिपी टाइप की हो जाती है। ये काली मिट्टी की प्रमुख भूमिकाएं होती हैं। लाल मिट्टी की बात करें, लाल या पीली मिट्टी की, तो लाल मिट्टी जहाँ कम वर्षा होती है उन क्षेत्रों में मिलती है। उदाहरण के लिए जैसे चट्टानी क्षेत्र आ जाए, तो जहाँ कम वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं वहाँ लाल मिट्टी मिलती है। इसका रंग लाल आग्नेय चट्टानों में लौह धातु के कारण होता है। जो आग्नेय चट्टानें पाई जाती हैं उनमें लौह धातु के कारण इस मिट्टी का रंग लाल हो जाता है। और इस मिट्टी का जो प्रसार है
वो पानी मिलाने पर यही मिट्टी लाल पीली हो जाती है। अब बात करते हैं हम लेटेराइट मिट्टी की। तो लेटेराइट जो शब्द है ग्रीक भाषा के शब्द लेटर से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है ईंट। यानी उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ह्यूमरस की मात्रा पाई जाती है। इन क्षेत्रों में लाल मिट्टी का विस्तार हमें मिलता है, लेटेराइट मिट्टी का विस्तार मिलता है। ईंट का निर्माण लेटेराइट मिट्टी से ही बना होता है। और बात करें मरुस्थलीय मिट्टी की, तो मरुस्थल वाले क्षेत्रों में तथा रेतीले इलाकों में देखा जाए उन क्षेत्रों में मरुस्थलीय मिट्टी का विस्तार मिलता है। तो इस प्रकार हमने चर्चा की आज भू संसाधन के बारे में तथा मिट्टियों के बारे में एवं भू संसाधन को हम किस प्रकार से सिंचित कर सकते हैं और इनके भूमि के बचाने के क्या क्या उपाय हैं, किस प्रकार इन पर प्रदूषण हो रहा है, इन सभी पर हमने चर्चा की थी। अब आगे के वीडियो में बचे हुए अध्याय के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक आगे आने वाले वीडियो का इंतज़ार करें। धन्यवाद।